ओके, मैंने आपके साथ ये शेयर कर लिया है ऑलरेडी। मैंने बता दिया है, आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। बेसिकली मेरा मोटिव है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट को गाइड करना और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ फॉर रिवीजन। अभी देखिए, रिवीजन कैसे करना है, हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेकर आना है। जो भी पढ़ना था हमने पूरे साल पढ़ लिया है, क्योंकि अभी है एग्जाम की बारी। पहले हमें एग्जाम, ये है कि अपॉर्चुनिटी आना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। बट अपॉर्चुनिटी, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। या तो आप फरवरी में देना, आपको दोनों बार है एग्जाम। ऐसे नहीं है कि मैं इसी बार दूंगी अगली बार नहीं दूंगी। अभी निकलेगा तो भी अच्छा है, अगर नेट निकलता है, जेआरएफ निकलता है, ऑल द बेस्ट, ये तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जून में भी आ रहा है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट मेरी क्या स्ट्रेटेजी ऐसी होगी, क्योंकि मैंने पूरा साल पढ़ा है। यू हैव कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं से वीडियो देखा है, लेक्चर देखा है, कुछ ना कुछ खुद के नोट्स बनाए, पढ़ा है। अभी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, सभी लोग बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मैंने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। अब मेरी बारी है, मेरा टैलेंट या मेरा जो दिखाने का, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेंटली अपने आप को सोचो कि मुझे अब रिजल्ट चाहिए, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे मेरा कोर्स हो, मैं एग्जाम से बैठने से पहले, क्योंकि जो मेरा टाइम टेबल है, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो, तो जब मैं जीआरएफ के लिए टारगेट करी थी, तब मैंने उसमें लिखा हुआ था, आई हैव टू रिवाइज 3 टाइम बिफोर सिटिंग इनटू एग्जाम, बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम। तो ये मेरा टारगेट था। तो आपको अभी एक रिवीजन, अभी हमारे पास कितने डेज बाकी है, सबको पता है कितनी तारीख है, 2 जैन है। तो 2 जैन है, तो अगर मैं लगाऊं 30 दिन जनवरी के एंड 20 डेज ऑफ फेब, तो हमारे पास 50 डेज है। 50 डेज आर नॉट लेस, बहुत ज्यादा टाइम है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा टाइम है, डोंट पिक माई वर्ड्स, बट हाँ, हमारे पास टाइम है। रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स, काम, हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी से ज्यादा काम बिगड़ते हैं। रिलैक्स होकर काम करना है, और रिलैक्स होकर अपने आप पे विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क्स, योर डीड्स। जो भी आपने कर्म किए हैं वो अच्छा ही होगा। अपने आप पे भरोसा रखें। अभी हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कंप्लीट करने के लिए मुझे अपना रिवीजन 100% करना है। तो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी, मैं रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी। अभी तक तो सीधे से पढ़ रहे थे, आप स्टेप वाइज पढ़ रहे थे। मैंने एंग्लो सेक्शन पढ़ा, नॉर्मन पढ़ा, फिर एज ऑफ मेडेवल पे आई, जिसमें मैंने एज ऑफ चौसर पढ़ी। देन रिवाइवल एज आई, रेनेसा आया, रेनेसा के बाद एलिजाबेथन, एलिजाबेथ के बाद आप जैकोबियन, कैरोलाइन, ऐसे पीरियड पढ़ते जाते हो सीक्वेंस से। बट अब मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो बदलेगी। ठीक है, अभी आपका स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। अभी आपको रोज टेस्ट लगाने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू। मैंने, अब देखो, मैंने हर चीज इंक्लूड नहीं लिखी है। पेंसिल या टेक योर नोटबुक एंड विथ यू, नोटपैड लेकर बैठिए और उस पर लिखते जाइए, अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग बैठती है। बट इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर 100%। 100% आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगी। बहुत, आप मुझे लास्ट वक्त ब्लेस करोगे कि मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू सॉल्व रोज का टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर लगाने हैं रोज के। जो टेस्ट पेपर लगाने हैं रोज के, जैसे कि आज मैंने लगा लिया। अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट पेपर नहीं लगाया तो शाम को लगाना। बट दिमाग हमारा, अगर मैरी क्यूरी के बारे में आपको पता है, मैडम क्यूरी जो थी नोबेल प्राइज अवॉर्डी थी, एंड शी डिस्कवर रेडियो वेव। रेडियो वेव जो थी, एक्सरे उन्होंने डिस्कवर किया था। शी टोल्ड अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। उनकी जो थ्योरी है सबकॉन्शियस माइंड की, इफ यू हैवन रीड अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑब्जर्व करता है। अगर आप रात को पढ़ रहे हो, ये आपका टाइम है। 50 डेज इज अ टाइम ऑफ चेंजिंग योर रूटीन। बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग इन नाइट, और अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो रात को, तो रात को तो पेपर नहीं होगा ना आपका। इट विल बी ऑन मॉर्निंग, और इवनिंग शिफ्ट में भी होती है, तो भी सुबह है, रात नहीं है। तो आप यही सोच के पेपर सुबह ही सॉल्व करो, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि मेरा दिमाग उस वक्त नहीं चलता था। ये मेरे ऊपर, हर बच्चे की अलग क्वालिटीज होती है। हर बच्चा, अपने आप को समझो, खुद से बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि दिन को सुबह एग्जाम होता है 9 बजे, और 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होता है। तब तक मैं एमसीक्यू लगाती थी। ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी और मेरा जीआरएफ निकलने का 100% रीजन। अभी भी मैं बैठूंगी तो मैं जीआरएफ निकाल सकती हूँ अगर मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी तो मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर 100% सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर सॉल्व करो, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, ये मेरा गलत हो रहा है, ये आसान क्वेश्चन भी, गलती जितनी करनी है आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, एग्जाम में मत करना। उन गलतियों से सीख लो, अभी सीख लो। जितनी मिस्टेक्स होती है वो एग्जाम से पहले करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और एग्जाम के वक्त सब कुछ भूल जाना, गलतियां भूल जाना, और अपना गलतियों को याद रखकर खुद पे सुधार करो। अभी सेकंड क्या चीज है, हम क्या करेंगे, ब्रिटिश लिटरेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ब्रिटिश लिटरेचर पे तो पूरा पेपर आप ब्रिटिश लिटरेचर करके चले जाओ। अगर इफ यू आर रिजर्वेशन लिस्ट में हो तो आपका नेट निकलना तो पक्का है। यू विल आप नेट किसी किसी भी टॉपर से आप पूछो, कोई भी टॉपर हो जिसका अगर ब्रिटिश लिटरेचर स्ट्रांग है, अगर उसकी ब्रिटिश लिटरेचर पर पकड़ है, तो वो 100% ब्रिटिश लिटरेचर से ही नेट भी निकाल सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% इसको करके बाकी को छोड़ के जाओ, नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ऐसे होगी कि हम रिवर्स फॉलो करेंगे। ब्रिटिश लिटरेचर को करने के लिए हम कैसे फॉलो करेंगे, रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, आगे देखोगे। फिर अभी इसके बाद आपको क्या यूनिट्स पूरी करनी है, राइट डाउन ब्रिटिश, कॉलम बना लो कि ब्रिटिश, फिर उसके बाद यूरोपियन। अब इस टॉपिक से तो बच्चे पता नहीं इतना क्यों डरते हैं, क्यों कांपते हैं इस नाम लेकर के, यूरोपियन, अरे बहुत बड़ा है, बहुत भारी लिटरेचर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोपियन भी आप कर सकते हो, इसको रिवाइज करना है आपको साथ में। ब्रिटिश के साथ मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो अधिकतर बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, और उस नेग्लेक्टिंग की वजह से उनका जो सिलेबस है वो एक बोझ बन जाता है उसके ऊपर। तो आपको वो वैसे अपना सिलेबस बोझ नहीं बनाना है, बहुत हल्के से पूरा करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे पोस्ट कॉलोनियल, उसके साथ ही इंडियन, उसके साथ ही कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एज को डिवाइड करते हैं। अगर हम एज को डिवाइड करते हैं तो हमने एंग्लो सेक्शन देखते हैं, फिर उसमें हम मेडाइवल देखते हैं, फिर एज ऑफ रिवाइवल एंड एलिजाबेथन एंड कैरोलाइन। फिर उसके बाद आपको सभी को पता है प्योरिटन, एनलाइटमेंट, रोमांटिक टू विक्टोरियन, और मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न। अब हमें क्या करना है, अब मैं आज पढ़ रही हूँ, आज मैं रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ। आज आपका दिन है, अभी मैं शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको शाम को क्या करना है, आज ही मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न पूरी एज कंप्लीट कर लेनी है। किसी भी हालत में, आज डे 1 है, कितने दिन है, आज डे 1 है, सोओगे नहीं, सोना नहीं है अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये कंप्लीट नहीं हुआ, और जिन बच्चों को वीडियो देखने में लेट हो जाता है, या जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेट होता है, तो वो क्या करेंगे, इस एज को हाफ कर लेना, मतलब आधी ये एज कर लेना और कल आधी एज कर लेना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, मॉडर्न एज करेंगे, पोस्ट मॉडर्न करेंगे, देन हम मॉडर्न करेंगे, रिवर्स स्ट्रेटेजी। अब देखो पोस्ट मॉडर्न में हमें क्या ऐसा करना है जो आपको अलग करेगा दूसरे कैंडिडेट से, आपको ये करना है, इसके साथ नोबेल प्राइज अवॉर्डी करना है। what you have to do, नोबेल प्राइज अवॉर्डी, नोबेल प्राइज विनर। आपको, मेरे पास पेन और नोटपैड नहीं है तो थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत होगी, तो प्लीज मैनेज दैट। तो नोबेल प्राइज जो अवॉर्डी है उसको मैं इसके साथ करूंगी, ठीक है। मान लो टीएस एलियट मैंने पढ़ा मॉडर्न में, तो टीएस एलियट ने अवार्ड कब मिला था, नोबेल प्राइज अवार्ड, उनकी जो वेस्टलैंड है, उनका क्रोनोलॉजिकल वर्क क्या है, वो उनको कौन से उसके नोबेल प्राइज अवार्ड के अलावा उनको कौन से ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या लिखा है और कहाँ से लिया गया, जैसे उपनिषद से लिया गया है कुछ पोर्शन, तो आपको ये सब पूरा रिवाइज कर लेना है अभी। उसके अलावा बहुत सारे राइटर हैं जो बिलोंग करते हैं, नोबेल प्राइज अवार्डी है, और बहुत सारे सीक्वेंस राइटर हैं। मैं आपको नोबेल प्राइज, सीमस हैनले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिलिप्स लाकिन, नहीं करके जाना है, बिल्कुल से करके जाना है, जॉन ऑप्सन, टॉम स्टॉपयार्ड, देन अर्नल्ड वेस्कर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रिलॉजी। जो ट्रिलॉजी होती है ना मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज में, जो ट्रायलॉजी होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो ट्रायलॉजी करके ही जानी है,
क्योंकि ट्रायलॉजी आती है। या फिर अब देखो मैंने क्या किया, अभी इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं पोस्ट मॉडर्न कर रही हूँ, मैंने पोस्ट मॉडर्न किया, मैंने 5 राइटर किए पोस्ट मॉडर्न एज के। मान लो मैंने फिलिप्स लाकिन किया, सीमस हेनले किया, मैंने जॉन ऑब्सबर्न किया, या टॉम स्टॉपयार्ड किया, या फिर अर्नोल्ड वेस्कर किया। तो वेस्कर की ट्रिलॉजी देख ली मैंने, बाकी सब देख लिया। अब इस इनसे कौन कौन से राइटर लिटरेरी मूवमेंट से ज्वाइन है, जैसे कि जॉन ऑब्सबर्न है, वो कौन से लिटरेरी मूवमेंट से, ही बिलोंग्स फ्रॉम किचन श्रिंक ड्रामा। वो कौन सी से बिलोंग है, किचन श्रिंक से। तो किचन श्रिंक से आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये लिटरेरी मूवमेंट है, तो वहीं पे एक वो लिटरेरी मूवमेंट आपको खत्म हो जाएगा, और कौन कौन से उसमें राइटर इन्वॉल्व है उनका वो वर्क्स भी हो जाएंगे। ठीक है, डू लाइक दिस, इस तरीके से करना है। एज ले रहे हो तो आपकी तीन चीजें कंप्लीट हो रही है। व्हाट तीन चीजें, वो कौन सी है, नोबेल प्राइज अवॉर्डी, लिटरेरी मूवमेंट कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो भी राइटर है वो कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप एक साथ कंप्लीट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा। देन मॉडर्न होगी आपकी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, मॉडर्न। आप मॉडर्न कर लोगे, और फिर मॉडर्न के बाद आपको क्या करना है, देन आफ्टरवर्ड जंपिंग फॉरवर्ड हमें सेकंड करना है विक्टोरियन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबी एज है, सबसे लंबी एज और बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। अरे भैया कैसे करूंगी मैं, विक्टोरियन, चार्ल्स डिकेंस, और बहुत सारे राइटर्स हैं जो डर लगता है इन सबको, जॉर्ज इलियट, और बहुत सारे फीमेल राइटर है, सोशल रियलिज्म, कौन कौन से मूवमेंट्स हैं। अब देखो इनसे जो मूवमेंट जुड़े हुए हैं कि कैसे फीमेल राइटर्स निकल के आई, कैसे चार्ल्स डिकेंस की वर्क्स इंपॉर्टेंट है, जो भी वर्क्स इसमें और भी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, पोइट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ। तो हमें ये सब करना है, उसके साथ साथ हमें पेंटर्स भी करना है, जो पोस्ट मॉडर्न कर ली, और उसके साथ कल मैं थर्ड को मैं मॉडर्न एज करूंगी। फिर उसके बाद मैं जो थर्ड नंबर करूंगी वो है मेरा विक्टोरियन एज। ठीक है, वो विक्टोरियन करूंगी थर्ड नंबर। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है, सेकंड हो जाएगा मॉडर्न, और थर्ड हो जाएगा हमारा विक्टोरियन। विक्टोरियन में हमें ये याद रखना है कि इस एज में सबसे पहले सेग्रीगेट कर लेना है आपको। यू हैव टू सेग्रीगेट टॉपिक्स, जैसे कि नॉवल राइटर्स अलग है, नॉवलिस्ट अलग है, क्योंकि ये एज वैसे भी इट इज नोन एज द ग्रेट नॉवल एज। ठीक है, इसे हम नॉवल के लिए जाना जाता है इस एज को। और इसमें पोइट्री के जो राइटर्स हैं वो अलग है, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे राइटर। तो आप उसको सेग्रीगेट करोगे, यू हैव टू सेग्रीगेट देम। फिर उसके बाद हम एसेइस्ट को अलग करेंगे, जो एसेइस्ट राइटर हैं वो अलग करेंगे, जैसे जॉन रस्किन है, और मैथ्यू अर्नोल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड है, एस्थेटिक मूवमेंट, और बहुत सारे मूवमेंट्स भी है इससे रिलेटेड। तो मैं आपको अभी राइटर्स बताती जा रही हूँ जो आपको मस्ट करने, जो मैंने लिस्ट बनाई थी अपने लिए लास्ट में रिवीजन वक्त के लिए, वो आपको करना है। अब ये मैं कब करूंगी, ये मैं आज कर रही हूँ। आज क्या तारीख है, 2 जैन। 3 जैन में मैंने मॉडर्न एज करूंगी। देन 4 जैन को मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, विक्टोरियन में। विक्टोरियन पहुंचोगे, उसी 4 जनवरी को मैं विक्टोरियन मुझे पूरा करना है किसी भी हालत में। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगी, अल्फ्रेड लॉर्ड जो पोइट्री है, पोइट्री का पोर्शन मैं स्टार्ट करूंगी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, देन रॉबर्ट ब्राउनिंग, देन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। फिर उसके बाद में रॉस्की आएगी, जो रॉस्की के जो ग्रुप ऑफ राइटर्स है, पेंटर है, वो हम उसी वक्त लिटरेरी मूवमेंट में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हो गया हमारा जीएम हॉपकिन अलग से कर लेना इसमें। ये हो गए हमारे पोइट्री सेक्शन। अब सेक्शन पे आते हैं नॉवल। नॉवल से पहले, अगर आपको नॉवल से डर लगता है कि भाई मुझे क्रोनोलॉजी याद करने में दिक्कत होती है, तो आप एसेइस्ट पे भागो। एसेस पे हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर कर लेंगे, जॉन रस्किन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में हम थॉमस कार्लाइल कर लेंगे। थॉमस कार्लाइल के बाद आप, वैसे भी हम मैथ्यू अर्नोल्ड को पोइट्री सेक्शन में भी करने वाले थे, बट मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड को एसिस्ट के सेक्शन में भी, और पोइट्री के कई बार मैं पोइट्री में भी रिवाइज कर लेती हूँ और एसिस्ट में कर लेती हूँ, क्योंकि 2 बार रिवाइज हो जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड को आप 2 बार रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद हम वाटर पैटर्न लेंगे, और ऑस्कर वाइल्ड ले लेंगे। इनका एस्थेटिक मूवमेंट साथ में ही कंप्लीट कर लेना, तो हमारे पास 2 मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं।
हमारे जो 2 मूवमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो है रॉस्की का और दूसरा है एस्थेटिक का, ऑस्कर वाइल्ड का। और फिर इसके बाद हम जंप करेंगे सबसे बड़ा पोर्शन में, नॉवल राइटिंग में। नॉवल में आपको जो सेग्रीगेट करना है फीमेल एंड मेल में, यू हैव टू सेग्रीगेट के मेल राइटर्स में चार्ल्स डार्विन, देन एंटोनी ट्रॉलोप, देन वापस आपको जाना है चार्ल्स किंग्सले, देन वापस जॉर्ज मर्दियत, थॉमस हार्डी, देन आर.एल. सेविल्स्टन, देन लेविस कैरॉल और अर्थर कैनन डॉयल। ये जो अर्थर कैनन डॉयल है वो डिटेक्टिव नॉवेल्स के लिए, तो डिटेक्टिव वर्जन भी पूरा हो जाएगा हमारा। ऐसे करके हम अब फीमेल राइटर्स के ऊपर जाएंगे। चार्ल्स जॉर्ज इलियट, एमिली ब्रॉन्टे, जो भी उनकी तीनों सिस्टर है वो कर लेना, ब्रॉन्टे, जॉर्ज इलियट, चार्ल्स रीड, ये आप फीमेल राइटर्स को कर लोगे। अब हम आते हैं फोर्थ, ये मेरा 4 जनवरी तक विक्टोरियन हो जाएगा। विक्टोरियन के साथ मैंने 3 लिटरेरी मूवमेंट्स कर चुकी हूँ। अब मैं आती हूँ रोमांटिक एज पर। तो रोमांटिक एज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो है प्री रिवाइवल रोमांटिक, एक तो प्री रिवाइवल रोमांटिक है जिसमें हम ग्रेवयार्ड भी पढ़ते हैं, और एक है रोमांटिक। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे बोलने वाले पे ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रोमांटिक। तो जो प्री रोमांटिक आता है वो, उसमें हम ग्रेवयार्ड पोएट्स भी देखते हैं। तो ग्रेवयार्ड पोएट्स जब आप करोगे तो उसके साथ हमारा ग्रेवयार्ड लिटरेरी मूवमेंट भी हो जाएगा कवर। फिर उसके साथ हम रोमांटिक एरा में जब आते हैं, घुसने से पहले आपको लिटरेरी मूवमेंट्स उधर ही कंप्लीट कर देना है। अभी देखो, लिटरेरी मूवमेंट आप कंप्लीट करो ना, तो इसके साथ साथ लिटरेरी डिवाइस के भी कंप्लीट कर लेना। कैसे? क्योंकि जॉन कीट्स जब आप पढ़ रहे हो तो जॉन कीट्स, तो आपको क्या होगा कि जॉन कीट्स की क्या खासियत है, सेंसेशनल है उनकी पोइट्री में, ओनोमोटिपिया है, ओड टू ऑटम है, ओड टू नाइटिंगेल है, बहुत सारी चीजें हैं। सेंस का यूज करते थे वो राइटर। और कौन सी उन्होंने वर्ड्स दिए हैं कि कैसे कैसे टी.एस. एलियट का उनसे कनेक्शन है, और क्यों उन्होंने इनकी लेक पोएट है, सैटनिक स्कूल है, बायरोनिक है। तो ये बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। नेगेटिव कैपेबिलिटी है, क्यों पॉइंट किया, टी.एस. एलियट से कैसे उनका कनेक्शन है, प्लीज ऐसे करके पढ़ना। तो उससे क्या हो जाएगा, लिटरेरी मूवमेंट, देन जो लिटरेरी डिवाइस है और जो राइटर है प्री रोमांटिक रिवाइवल के और रोमांटिक के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 5th। ये कब होगा हमारा 5th ऑफ जैन में। तो आप 5th ऑफ जैन में आप क्या कर लोगे, ये कर लोगे। 4th पोर्शन क्या है, 4th पोर्शन है रोमांटिक एज, वो है एनलाइटमेंट। अब देखो, हमने सिर्फ 5 दिन में हमने कितनी एजेस पूरी कर ली है, सिर्फ 5 डेज में हमने कम से कम 5 से भी ज्यादा एजेस पूरी कर ली है। पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, विक्टोरियन, रोमांटिक, उसके साथ मैंने क्या किया है, उसके साथ मैंने लिटरेरी मूवमेंट भी की है, जो हर कोई नहीं करेगा। और मैंने क्या किया, लिटरेरी डिवाइस भी कर लिया, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको ऐसे राइटर मिलते हैं जो नोबल अवॉर्डी है, जैसे कि टी.एस. एलियट है, नोबेल प्राइज अवॉर्डी है, सैमुअल हेनले है, नोबेल प्राइज अवॉर्डी है, उनको भी साथ साथ में कर लोगे तो कितना बर्डन पूरा हो रहा है ब्रिटिश लिटरेचर से, सोचो। बहुत सारी चीज हमारी पूरी हो रही है। तो अब हम ये 5th करेंगे, एनलाइटमेंट एज, जिसको हम 18th सेंचुरी भी बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेडी ऑफ मैनर है। क्यों इस एज में ऐसी राइटिंग्स लिखी गई थी जो सेंसरी थी, और जिसको बैन ह्यूमर, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो वो ये एज यहाँ से कर लेना। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे 6th टॉपिक पर, दैट इज रिस्टोरेशन। 6th टॉपिक क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा हमारा। तो रिस्टोरेशन, अब यहाँ से आप रिस्टोरेशन जब कवर करते हो ना, व्हेन यू कवर रिस्टोरेशन एज, जब भी आप एलिजाबेथन से स्टार्ट कर सकते हो। मैं रिस्टोरेशन एज, प्योरिटन एज साथ में करती थी, एक दिन में करती थी, एक ही दिन में दोनों एज करती थी, क्योंकि ये एज छोटी है और जल्दी से कवर हो जाती है। तो प्योरिटन एज आपको पता है, कुछ ही कम राइटर्स हैं और उनको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो 1 डेज में, क्योंकि आपके पास अगर दिन बचते हैं तो आप स्टार्टिंग से वापस रिवाइज कर सकते हो। तो मतलब सोचो, आपका 1 वीक में ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट हो रहा है। 6th में हम रिस्टोरेशन प्योरिटन करा, एंड देन 7th जो दिन है हमारा, उसमें हमने क्या किया,
एलिजाबेथन एज कंप्लीट किया, या फिर कैरोलाइन, या फिर आप बोल सकते हो जैकोबियन एज, और ये हमें साथ में एक दिन में कंप्लीट करना है। तो आपकी 1 वीक के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ब्रिटिश लिटरेचर में हम क्या कवर कर रहे हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स कवर कर रहे हैं, लिटरेरी डिवाइस कवर कर रहे हैं, नोबेल प्राइज अवार्डी कवर कर रहे हैं, और 1 वीक के अंदर हम ब्रिटिश लिटरेचर भी कवर कर रहे हैं। रिलैक्स जब ये होता है ना कवर, तो इतना रिलैक्स मिलता है सच में, यू थिंक लाइक यू हैव विन द हाफ बैटल। तो आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा हाफ बैटल विन कर ली है, ठीक है। अब हम इन दोनों एज को हम छोड़ सकते हैं। आप एंग्लो सेक्शन मेडाइवल को, रिवाइवल को छोड़ देना यहाँ पे। यू हैव टू डू बाइबल। अब हमें क्या करना है, बाइबल करनी है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, बाइबल करनी है, या फिर बाइबल की ट्रांसलेशन करनी है जो आता है, ठीक है। जो बाइबल्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज करनी है, इंपॉर्टेंट चीज, मेडाइवल लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडाइवल लिटरेचर करके जाना, क्योंकि पेस्टोरल एलिजी आती है। मेडाइवल लिटरेचर से बहुत सारे राइटर्स आते हैं, थॉमस मैलोरी, दूसरे राइटर आते हैं। और फिर आप एज ऑफ चौसर भी कर सकते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। क्रोनोलॉजी आ जाती है कि चौसर के बाद कौन से राइटर आते हैं, कि ये चौसर के कंटेम्प्रेरी कौन से है। तो इसमें मिस्टेक मत करना, वो करके जाना, ठीक है। तो ये हमारा होता है ब्रिटिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हम जंप करेंगे यूरोपियन लिटरेचर पर। यूरोपियन लिटरेचर में कैसे करूं, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब देखो, जब हम बिल्कुल सिंपलीफाई वे में बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल ही सिंप्लीफिकेशन वे में बोलूंगी। जब मेडिवल एज शुरू होता है, या फिर एलिजाबेथन एज शुरू होती है 1558 में। 1558 में एलिजाबेथन एज जब शुरू होती है, तो क्या होता है कि डिस्कवर करते हैं अमेरिका। अमेरिका डिस्कवर होता है उस वक्त 1492 में बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ऐसा होता है कि जो अमेरिकन एज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अमेरिकन एज स्टार्ट हो जाती है, तो मैं अपना काम और शॉर्ट करने के लिए, वो मेरी स्ट्रेटेजी थी। पता नहीं आप सभी लोगों को वो फॉलो हो या नहीं हो, पर मैं क्या करती थी उससे, जब अमेरिकन जो लिटरेचर स्टार्ट होता था एलिजाबेथन एज से, तो मैं अमेरिकन लिटरेचर का रोमांटिक तक कर लेती थी। मैं क्या करती थी, रोमांटिक तक का अमेरिकन लिटरेचर कंप्लीट करके छोड़ देती थी एक ही दिन में, इन 1 डे में मैं ऐसे करती थी कि उसका अमेरिकन लिटरेचर एलिजाबेथन के साथ, मान लो मैंने मॉर्निंग में एलिजाबेथन एज किया, आई हैव डन एलिजाबेथन एज इन मॉर्निंग। सुबह तक मैंने 3 घंटे एलिजाबेथन एज पूरा कर लिया है नोट्स के साथ अपने। इधर उधर नहीं भागना है, जो भी आप बुक है, जो भी नोट्स है, उसमें विश्वास करो। तो वो मैंने पूरा कर लिया है। तो मैं क्या करती थी, शाम को क्या करती थी, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ती थी। और क्या करती थी, अमेरिकन लिटरेचर को रोमांटिक कहाँ तक है, मार्क ट्वेन, जो डार्क रोमांटिसिज्म मूवमेंट है अमेरिकन लिटरेचर का, वहां तक का, हरमैन मैनिवली या फिर नाइथल हॉथॉर्न, वहां तक करके छोड़ देती थी टिल देयर। तो मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरी पूरी हो गई। मेरा क्या बचेगा फिर, 19th 20th सेंचुरी, जो अमेरिका में वो इम्पोर्टेंट है, और वो कम ही, उसमें नोबेल प्राइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटोपियन एंड डेस्टोपियन नॉवेल्स, ठीक है। अभी मैं इतना करती थी, मैंने अपने बारे में बताया, तो यू कैन डू, आपके लिए मैं अलग से बताऊंगी क्या करना है। ओके, तो मस्ट कवर क्या है, हमें अभी क्या करना है आपको, जब ब्रिटिश लिटरेचर 1 वीक में कंप्लीट होती है, तो हमारे पास कितना दिन बचता है, हमारे पास 10, अगर आप 10 जनवरी से बात करते हो, 10 ऑफ जैन से अगर आप यूरोपियन छेड़ते हो, इफ यू फ्रॉम द 10 ऑफ फेब शुक जैन, नो, फ्रॉम मंडे 9th ऑफ जैन से अगर आप ये करते हो 9th से, तो हम क्या करेंगे उसी दिन, ये 9 जनवरी को मैं क्या करूंगी, 9 जनवरी को मैं उसी दिन ये कंप्लीट कर लूंगी। कौन से, ग्रीक राइटर्स कंप्लीट कर लूंगी, यूरोपियन के, होमर, एचिकेलेस, सोफिकलेस, यूरिपेडीज एंड एसोप। एसोप स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, यूरिपेडीज और मिलेंडर ये सब कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं, और एचिकेस, सोफिकस, इनकी जरूर से करके जाना, ट्रेजेडी और क्रोनोलॉजी, और होमर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, तो वो एक दिन में हो जाएगा। देन इसके बाद आप
अगर आपको टाइम परमिट करता है, इफ यू हैव टाइम, अगर आप डेडिकेटिव, इफ यू आर नॉट वर्किंग नहीं हो, घर पे हो, तो ओविड और रोमन भी कर लेना, ये दोनों राइटर 9th of Jan को ही। इफ यू आर वर्किंग देन क्या करना है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आपको 10th Jan को आपको ये करना है, ठीक है। 10th Jan को आपको क्लासिकल रोमन्स करना है। तो हमारा यूरोपियन में इतना चंक पूरा हो गया। अभी हमारे पास यूरोपियन में क्या बचता है, इटालियन लिटरेचर एंड इटालियन लिटरेचर के बाद रशियन मेरे पास बचता है, दूसरा चंक बचता है मेरे पास यूरोपियन का। इतना मैंने क्लासिकल पूरा कर लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, इटालियन, रशियन एंड फ्रेंच। तो ये मेरे पास बचता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इटालियन पूरा पहले पढ़ूंगी, क्योंकि इटालियन छोटा भी है और इटालियन कवर भी हो जाएगा। तो इटालियन में आप क्या करोगे, क्लासिकल पहले करोगे, डांटे और पेट्रार्क, ये पूरा कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डांटे और पेट्रार्क कर लेना। टाइम परमिट करता है तो 10 जैन को ही कर लेना, 10th जैन को, जिस दिन ट्यूसडे है। मंडे को 9th जैन है, 9th जैन को आपको क्लासिकल करना है, ग्रीक। देन अच्छा, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई, जिस दिन संडे है प्लीज वॉच दैट वीडियो, थिएटर वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज आई हैव मेड दैट वीडियो, और उससे आपके पूरे थिएटर पूरे हो जाएंगे, 100% कवर हो जाएंगे, ठीक है। थिएटर वॉच कर लेना, देखे थिएटर्स ओरिजिन और कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ। और 9th और 10th जैन को आपका इतना हो जाएगा। देन इटालियन आपको करना है। इटालियन, ये दोनों राइटर ये मॉडर्न है, ल्यूनी पिंडार्गो एंड इटालियो कैल्विनो, दीज आर मॉडर्न राइटर्स, और इसको भी साथ में कवर करना है। नोबेल प्राइज अवॉर्डी है, और जो भी नोबेल प्राइज अवॉर्डी है, जैसे मान लो जो भी हम रशियन कर रहे हैं या फिर मैं फ्रेंच लिटरेचर कर रही हूँ, उसमें जो भी नोबेल प्राइज अवॉर्डी है, या फिर बर्टोल्ट ब्रेcht, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाने जाते हैं, तो हमें ओपेरा के लिए तो हमें वो करना है, ठीक है। आल्डमिर न्यूबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, ये भी जाने जाते हैं। फ्रांस काफ्का बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, ये आपको पढ़ना है। तो ये मैं कब करूंगी, ये भी 10 को करूंगी, 10 जैन को, ठीक है। 10 जैन को मेरा क्या हो जाएगा, इटालियन और साथ में मेरा इटालियन के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगी साथ में, फिर उसके बाद मैं रशियन और फ्रेंच करूंगी 11 को, ठीक है। 11 जैन को मैं रशियन और फ्रेंच लिटरेचर कर दूंगी। उसके साथ साथ मैं फ्रेंच लिटरेचर पूरा वेस्टर्न भी पूरा करूंगी, ठीक है। सो हमारा 10 दिन में रशियन एंड फ्रेंच भी हो जाएगा, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स मैं कवर कर लूंगी। फिर उसके बाद हमारे पास बचता है अमेरिकन, मतलब 10 डेज में मैं ब्रिटिश भी कर लूंगी, यूरोपियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी कर लूंगी। अब मैं करूंगी, अब अगर अभी तक आपने है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया है, अभी तक आपने अमेरिकन का करके रखा होता, अगर टाइम परमिट करता है, पर जो वर्किंग है वो क्या करना, उसको मत करना, बिकॉज बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो अभी जिन्होंने करके रखा है उनके लिए अलग है, और जिन्होंने नहीं करके लिया उनके लिए अलग है। तो अभी ये लिटरेचर प्लीज छोड़ के मत जाना, क्योंकि क्या होता है लास्ट में हमारे भूलने के चांस बहुत ज्यादा होता है। एक बार रिवाइज किया हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। तो आप क्या करना, क्योंकि अभी जितना कर लोगे ना रिवाइज यूरोपियन और वेस्टर्न लिटरेचर को, तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको छोड़ना ही है, वैसे भी रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। तो अभी टाइम है तो अभी रिवाइज कर लो। तो पिछले बार के पेपर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले बार मार्गेट अटवुड की क्रोनोलॉजी आई थी। तो मार्गेट अटवुड कैनेडियन राइटर है, और कैनेडियन राइटर है उनका, अगर एक वर्क भी आपको याद होता ना कि ये फर्स्ट वर्क है, तो आप क्रोनोलॉजी लगा लेते, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन इज मस्ट। तो रिवीजन से हमें क्या पता चलता है, अच्छा उनका क्या वर्क है क्या नहीं है। अगर मान लो इस बार जूडिथ बटलर आ जाए, ऑस्ट्रेलियन राइटर है, या फिर ऑस्ट्रेलियन से कोई भी अलग इंपॉर्टेंट राइटर आ जाए, तो आप उनकी आ जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें रिवीजन इज मस्ट। तो रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिकन इज बहुत ज्यादा बड़ी एज है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैंने अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स शेयर कर रखे हैं, ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वो जरूर से ज्वाइन करना।
अभी फिर हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। फिर उसके बाद जैसे मैंने अमेरिकन को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट कहाँ तक, जहां से 1776 से इंडिपेंडेंस जब डिक्लेयर हुआ था वहां से लेकर डार्क रोमेंटिसिज्म तक, फिर 19th सेंचुरी, देन मॉडर्न सेंचुरी, इस एज तक। या फिर अमेरिकन के यूटोपियन डेस्टोपियन राइटर्स भी कर लेना तो वो हो जाएगा विथ नोबेल प्राइज अवार्ड। देन वी विल गो फॉर, ये हो जाएगा हमारा 12th जैन। ये हमारा कब हो जाएगा, 12th ऑफ जैन में। और इसके साथ हम जिस दिन 13 जनवरी है उस दिन मैं ये दोनों कर लूंगी। जिस दिन 13 जनवरी है उस दिन मैं कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन दोनों ही कर लूंगी। और ये दोनों तो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे किसके साथ, रशियन और फ्रेंच के साथ। जर्मन लिटरेचर भी ऑलरेडी कवर कर लेंगे। अभी हमारा 13 दिनों में इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। बताइए 50% से भी ज्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है रिवीजन में। यू अभी बिल्कुल फ्री हो जाना, बिल्कुल ही पेपर तो लगाते रहना है। 13 दिन में पेपर लगाते रहना और रिवाइज करते रहना है पेपर। फिर उसके बाद में क्या क्या होगा, टॉपिक्स यू हैव टू कवर। लास्ट टॉपिक यू हैव टू कवर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल्चरल स्टडी, लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट करना है। लिटरेरी थ्योरी के लिए मैं अब कैसे करता हूँ, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले लिटरेरी थ्योरी करनी है। हमें सबसे पहले लिटरेरी थ्योरी करनी है और ये मैं कब स्टार्ट कर रही हूँ, 14 जैन को। ठीक है, 14 जैन को। इसके लिए भी सेम है रिवर्स स्ट्रेटेजी। व्हाट इज रिवर्स स्ट्रेटेजी? रिवर्स मतलब आपको न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पोस्ट कॉलोनियल से। आपको कहाँ से, क्योंकि आप ब्रिटिश लिटरेचर करके आए हो, आपने सब कुछ कर लिया है, यूरोपियन किया है, और उसके साथ हमने क्या किया है, उसके साथ अभी तक मैंने कॉमनवेल्थ और वो नहीं किया है, पोस्ट कॉलोनियल नहीं किया है। वो मैं अब बताऊंगी, इसी पेज में मैं बताऊंगी कि हमें पोस्ट कॉलोनियल इंडियन और हमें क्या करना है, साथ में कॉमनवेल्थ करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, तो उसके बाद हमारा जो ये इंपॉर्टेंट है 14 जैन है, तो 14 जैन में हमें क्या करना है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करना है। तो जिस दिन मैं पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म कर रही हूँ उसमें मैं होमी के बाबा करूंगी, फ्रांस फैनॉन करूंगी, एडवर्ड सेट करूंगी जिन्होंने ओरिएंटलिज्म ऐसे लिखा है, एडवर्ड सोजा करूंगी, बहुत सारे, गायत्री इस्तेफाक करूंगी। तो ऐसे ऐसे राइटर्स मैं कंप्लीट करूंगी। तो हमने कहाँ से किया, पोस्ट कॉलोनियल से किया। फिर मैं क्या करूंगी, पोस्ट के बाद जाऊंगी इको क्रिटिसिज्म पे। ओके, इको क्रिटिसिज्म पे, और फिर जंप करूंगी डायरेक्ट फेमिनिज्म पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार फेमिनिज्म राइटिंग के सारे टेक्स्ट आ चुके थे, उसके ये राइटिंग्स किसने लिखी है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट आए थे। तो ये आपका बहुत बड़ा चंक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपको 14 जैन को अलग से क्या चीज करनी है, आपको करना है शाम के वक्त, इफ यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट, then you have to start, not complete, post colonial age। पोस्ट कॉलोनियलिज्म आपको स्टार्ट करना है। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जैसे कि कौन से आएंगे, हमने ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन, क्योंकि कैनेडियन अमेरिकन ये भी ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आता है। तो हम इसमें इंडियन करेंगे, इंडियन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हमारा इस साइड ये हो जाएगा स्टार्ट, इस साइड हमारा इंडियन स्टार्ट हो जाएगा, और इस साइड हमारा लिटरेरी थ्योरी होती जाएगी। तो ये हो गया हमारा इंडियन। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। अभी जितना भी है आप इसको समझिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिटरेरी थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब आप टॉपिक लिख सकते हो, प्लीज बैठो। इसके बाद मैंने फेमिनिज्म करूंगी, तो फेमिनिज्म के साथ क्योर थ्योरी है वो भी कर लूंगी। इससे पहले मैं क्या करूंगी, अभी करूंगी उस 15 को मैं क्या करूंगी, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये मैं 15 को करूंगी। ठीक है, 15 को हम क्या करेंगे, न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, इतना करके हम कंप्लीट कर देंगे अपनी ये थ्योरी वाला। और उसके साथ में कुछ कुछ थ्योरी बचेगी, जैसे कि साइको एनालिटिक्स थ्योरी और रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी एंड फेमिनिज्म तो हो चुकी होगी, तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी हम कर लेंगे। देन
लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम कब करेंगे? 15 को करेंगे, और ये मैं कोशिश करवाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे करवाने की। फिर देन हम उठाएंगे 16 को, 16 से लेकर आपको कब तक करनी है? 17 तक या 18 तक, फॉर 18 जैन तक। हमें 16 से लेकर 18 जन तक करनी है कल्चरल स्टडीज। इसमें सबसे पहले मैं कल्चर स्टडीज के थ्योरिस्ट उठाऊंगी। जैसे कि थ्योरिस्ट मैंने मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट उठा लिए सबसे पहले। अगर मार्क्सिज्म थ्योरी उठा रही हूँ तो मार्क्सिस्ट थ्योरी उठा लिया। फिर बाद में मैं जाऊंगी इसके कीवर्ड्स पर, पहले नहीं जाऊंगी, पहले मैं इसके थ्योरिस्ट उठाऊंगी, जैसे कि एंटोनियो ग्राम्सी, स्टीफन ग्रीनब्लैट, स्टुअर्ट हॉल, लुइस फेडरिक जेमसन, ऐसे जो सीसीसी मेंबर हैं उनके और सारे राइटर्स कंप्लीट कर लूंगी। देन अगले दिन मैं उसके क्या उठाऊंगी? उसके की टर्म्स उठाऊंगी। तो 2 दिन में हो जाएगा। 18 को आप पूरा ओवरऑल रिवाइज करोगे तो ये हो जाएगा। इस दौरान आपको 15 से लेकर आपको 17 तक आपको इंडियन करना है। इंडियन पूरा, इंडियन में बहुत सारे राइटर है, इंडियन राइटर है, दलित लिटरेचर है, फीमेल राइटिंग्स है, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ में जो भी अवार्ड मिले जिनको, वो करोगे। और जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड्स मिले वो करेंगे, पद्म भूषण मिलेंगे वो करेंगे, और बहुत सारे राइटर्स है ऐसे करोगे। ठीक है, वो सारे अभी इसमें कंप्लीट कर लोगे 17 को। और यहाँ तक आपका होता है पूरा लिटरेचर, पूरा इंग्लिश का रिवाइज हो जाता है 17 को, पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। देन बच्चा कुचा जो टॉपिक है वो है लास्ट में लैंग्वेज बचते हैं या फिर रिसर्च बचता है। तो रिसर्च आपका पेपर फर्स्ट में हो जाएगा, बट जो लैंग्वेज है उसके पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जस्ट सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक दिन बैठ के लैंग्वेज के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, या फिर 18 को या फिर 19 को। ठीक है, तो ये आपका 18 को 17 तक मैंने आपको पूरा बता दिया। 17 जैन तक आप कैसे पूरा रिवाइज कर लोगे। इसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शेप करो, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाते रहो, उनको खा जाना पूरी तरह से, उसके जो ऑप्शन है वो भी अच्छे से करके जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।